नहीं पहचानते साहब। साहब ये हमारे पालकीपुर के तो नहीं लगते, इन्हें कभी देखा ही नहीं साहब। आप लोगों में से फोन किसने किया? मैंने किया था साहब। मैं वो सुबह के काम के लिए खेत पे जा रहा था तो मैंने ये 2 बोरियां देखी साहब। मैं गौतम सिंह गांव का सरपंच हूँ साहब। हमारे पालकीपुर की अगर ये बच्चियाँ होती तो लाश मिलने के पहले ही गांव में बवाल हो गया होता कि घर से बच्चियाँ गायब हो। सरपंच जी जरूरी नहीं, हो सकता है इन बच्चियों को इनके घर वालों ने गायब किया है। आप लोगों का कहना है कि ये बच्चियां आपके गांव की नहीं है? नहीं साहब, ये हमारे पालकीपुर की नहीं है। बोरियों पे किसी भी कंपनी का कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है और न ही बच्चियों की बॉडी या कपड़ों पर। बोरियां सेम है, कोई निशानी है बोरियां। पूरे आसार हैं दोनों मर्डर्स में एक ही हथियार यूज हुआ है। दोनों मर्डर्स 10 से 12 घंटे पहले हुए हैं। 10 से 12 घंटे पहले मतलब 11 जुलाई की रात को 11 से 12 के बीच में? जी हाँ, डिनर के तुरंत बाद मर्डर्स हुए। दोनों के पेट में अनडाइजेस्टेड फूड था। सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं। डॉक्टर, दोनों बहनें हो सकती हैं? पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। दोनों के फेशियल फीचर्स मैच करते हैं, पर दोनों को एक ही तरीके से और शायद एक ही हथियार से मारा गया है। आपको दोनों की बॉडीज भी पालकीपुर से मिली। हो सकता है क्राइम सीन पे जो गांव वाले मौजूद थे वो उन बच्चों को ना पहचानते हो, पर शायद कुछ और गांव वाले उन्हें पहचान लें। दोनों बच्चों की फोटोग्राफ्स पूरे गांव में घुमा लेते हैं और आसपास के गांव में भी। हो सकता है वहां से इन दोनों बच्चियों को किसी ने मार के यहाँ पालकीपुर में ठिकाने लगा दिया। नहीं साहब, इन बच्चियों को अपने पालकीपुर में तो कभी नहीं देखा। आप में से किसी ने इन बच्चों को देखा है कहीं पे? कौन है ये? क्या हुआ है इन्हें? ये बच्चियां वही है ना जो पुल के पास? जी, सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये बच्चियां पालकीपुर की नहीं हैं। अब तो चंदनपुर और रतनपुर के लोगों ने भी जवाब दे दिया है। अगर ये बच्चियां यहाँ की होती तो तुरंत पहचानी जाती। अब हमें भी यही लगता है, ये बच्चियां पालकीपुर की नहीं है। बाहर से कोई आकर छोड़ गया इन 2 लाशों को यहाँ पे। अंदर भिखारियों की टोलियां और इलाके के सारे कोठे, जितने भी तेरे कॉन्टैक्ट है, दल्ले वगैरह, हर कोई, सबको कॉन्टैक्ट कर। साहब जब गांव में बच्चियों को पता नहीं चला तो तुरंत मेरे दिमाग की घंटी बजी कि कहीं ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं गड़बड़ा गया। सुलटा दिया होगा लड़कियों को साहब। मैंने तुरंत अपनी सारी टीम को लगा दिया है, दल्लों में भी और भिखारियों में भी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में और बगल वाले जिले में भी। चंदर, मुझे रिजल्ट चाहिए चंदर, और वो भी बहुत जल्द। इतने काम करो, इन फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो फुल डिटेल के साथ। हो सकता है किसी न किसी कोने से कोई इन्हें आइडेंटिफाई कर ले। ये संभावना मजबूत होती जा रही थी कि आइडेंटिफिकेशन से बचने के इरादे से इन लाशों को कहीं बाहर से लाकर इस गांव में छोड़ दिया गया होगा। ये 2 लाशें इत्तेफाक से साथ पाई गई थी या इन दोनों बच्चियों में कोई कनेक्शन था, ये अभी पता नहीं था। पर दूसरे ही दिन पालकीपुर फिर कांप उठा। हमारे पालकीपुर की रुक्मिनी है, तालाब से कपड़े धोकर लौट रही थी, इसी ने देखी ये लाश यहाँ पर पड़ी हुई। आप रोज इसी रास्ते से जाती हैं? जी साहब। कल भी इसी रास्ते से गई थी? हाँ साहब, लेकिन कल तो हमें कुछ भी नहीं दिखा, या तो शायद हमें नजर ही नहीं पड़ी। सरपंच जी, ये औरत आपके गांव की है? नहीं साहब, हमारे गांव की नहीं है। सर, लाश के पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसे पहचाना जा सके। सरपंच जी, कल 2 बच्चियां, आज ये औरत, सारी लाशें आपके गांव में ही क्यों बिछाई जा रही? कल की खबर से वैसे भी गांव के सब लोग बुरी तरह से हिले हुए हैं। अब जैसे ही ये बात फैलेगी सब लोग दहशत में आ जाएंगे साहब। लगता है सेम वेपन यूज हुआ है। क्या इस औरत का मर्डर तब हुआ होगा जब हम उन दोनों बच्चियों के बारे में पूछताछ कर रहे थे? जी नहीं, इस औरत का मर्डर भी उसी समय हुआ जब उन दोनों बच्चियों को मारा गया था। मतलब तकरीबन अब से 38 घंटे पहले, 11 जुलाई की रात को 11 से 12 बजे के बीच में, और वो भी डिनर के बिल्कुल बाद। उन दोनों बच्चियों के जैसे इस औरत के पेट से भी हमें अनडाइजेस्टेड फूड मिला है। माँ बेटी? मोस्ट प्रोबेबली, पर कंफर्मेशन के लिए हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। एज? 28 से 32 के बीच में। एक से ज्यादा बार मां बन चुकी है, सेक्सुअल एक्टिव थी, पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। गांव वाले एक आवाज में ये कह रहे हैं कि तीनों विक्टिम्स उनके गांव के नहीं हैं, तो शायद नहीं होंगे। नितिन, आसपास के जितने भी लॉज और होटल्स हैं सब जगह चेक करो, अगर बाहर से आए होंगे तो कहीं तो ठहरे होंगे। मैं टीम डिस्पैच करता हूँ सर। दोनों बच्चियों की लाशें हमें बोरियों में मिली और औरत की झाड़ियों में। मुझे नहीं लगता इन तीनों को मारने के बाद यहाँ लाया गया, शायद तीनों को पहले पालकीपुर लाया गया और उसके बाद मारकर फेंक दिया गया।
सर पूरे पालकीपुर की कोम्बिंग की जा रही है, ये जानने के लिए कहीं और लाशें तो नहीं। नितिन ऑन द डबल, ये सिर्फ भयानक नहीं, बेहद संगीन है। फिलहाल हम नहीं जानते कि इन तीनों लाशों का आपस में क्या कनेक्शन, पर हमें इलाके के लोगों में कोई दहशत नहीं फैलानी। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि कोई सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है। वो फिर से कब हमला करेगा, किस पर करेगा, कोई नहीं जानता। क्लासेस में हम लोग कैसे जाएंगे भाई? चुप कर ना, तू बात हो रही है ना, इसी के लिए तो हम। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे हड़बड़ा के कुछ नहीं होगा, पुलिस अपना काम कर रही है। पर हड़बड़ाहट कैसे नहीं होगी सरपंच जी? हमारे पालकीपुर में पहले ऐसे कभी हुआ है क्या? ऐसे अज्ञात लाशें मिलना, बच्चों की, औरत की। पर कौन है जो हमारे गांव का इस्तेमाल कर रहा है भाई? सरपंच जी, बच्चों को भी स्कूल भेजने से डर रहे हैं सब। अरे हम तो कहते हैं सरपंच जी, आज रात से ही पूरे गांव में पहरा देना शुरू कर देते हैं, और हो सके तो पड़ोस के गांव को भी शामिल करते हैं। सुनील सही कह रहा है सरपंच जी, हमको ये करना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ इस गांव में। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये पहरा देने के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले जरूरी है पुलिस की मदद करना। अगर किसी ने किसी के घर में या कहीं गांव में कोई अटपटा चीज देखा तो बिना संकोच, बिना डर के हमें या पुलिस थाने में जाके खबर करें। समझ गए आप लोग? पालकीपुर गांव के लोग एक खौफ के साए में जी रहे थे। तीनों विक्टिम्स में से किसी एक की भी मिसिंग कंप्लेंट हमारे हाथ नहीं लग रही थी। सर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि तीनों विक्टिम्स इस जिले के बाहर से हैं। यूपी के तकरीबन हर अखबार में इनकी तस्वीरें दी गई हैं। नितिन, एक बात खटक रही है। 2 बच्चियां, एक औरत इलाके में दाखिल हुए होंगे, कहीं रहे होंगे, फिर इनकी हत्या हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिले के सारे अखबारों में इनकी तस्वीरें दी गई पर इन्हें किसी ने नहीं पहचाना? सर लॉजिस्ट से भी कुछ नहीं मिला। पूरे गांव की हाउस टू हाउस सर्च की जा रही है। सीधी बात है, लोग बोल नहीं रहे या फिर लोग झूठ बोल रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मरे हुए 3 लोगों को तो लोगों ने देखा, और जब वो जिंदा थे उन्हें किसी ने नहीं देखा? केस बिना चाबी के ताले की तरह होगा, ऐसा नहीं चलेगा। पुलिस वाले साहब लोग हम लोगों पे बहुत उम्मीद रखते हैं, और अब तो अखबारों में भी डलवा दिया फोटो शोटो। कुछ भी करके बस लग जाओ। राकेश कौन है? फोन किसने किया था? मैंने ही फोन किया था। अटेंडेंट उस शौचालय का, वो वहाँ है साहब। सूटकेस रख कर जाने वाले को देखा तुमने? नहीं साहब, देखा नहीं। सर, बच्चियों के नाम और क्लासेस एक बार फिर से बताएंगे? जिया चौहान 4th स्टैंडर्ड और आरती चौहान 2nd स्टैंडर्ड। सर मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं क्लास टीचर से कंफर्म करके बताती हूँ। सर, उस औरत की आइडेंटिफिकेशन हो सके ऐसी कोई चीज नहीं मिली सूटकेस में। सर ये दोनों बच्चियां, जिया चौहान और आरती चौहान, दोनों बहनें हो सकती हैं, और वो और शायद इनकी माँ। सर इसमें जिया चौहान और आरती चौहान दोनों सगी बहनें हैं। 10 जुलाई से एब्सेंट भी है। मैम, मैं आपको एक औरत की तस्वीर भेज रहा हूँ। इस औरत की बॉडी भी हमें यहीं मिली है, पालकीपुर में, और हमें लगता है कि शायद ये इन दोनों बच्चियों की माँ हो सकती है। मैं कम इन मैडम? मैडम, मैंने वैभवी टीचर से कंफर्म किया है, ये आरती और जिया की मम्मी राधिका चौहान ही है। हे भगवान, तीनों का मर्डर हो गया। अब तीनों लावारिस लाशों की पहचान हो चुकी थी। सूरत, गुजरात की रहने वाली राधिका चौहान और उसकी 2 बेटियां जिया और आरती चौहान का कत्ल हुआ था। ये रहे सारे डिटेल्स। जिया और आरती चौहान का एड्रेस भी है इसमें।
सर ये उनकी मम्मी राधिका चौहान का मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड में था। मैम, जिया और आरती इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या वजह हो सकती है? सर जनरली अगर बच्चे बीमार हैं तो वो 2-3 दिन की लीव लेते हैं, विच इज़ नॉर्मल। पर हाँ, अगर चौथे दिन भी बच्चे नहीं आते तो हम उनके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। वैभवी बेन आरती की क्लास टीचर है, उन्होंने राधिका बेन को फ़ोन किया था बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। B12 वृंदावन अपार्टमेंट, चामुंडा सर्कल। फादर्स नेम अरविंद चौहान। फादर का फ़ोन नंबर नहीं है? सर ये पेरेंट्स के ऊपर है, हम दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का नंबर मांगते हैं, कंपलसरी है इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए। सुरेश जी सर, ये राधिका चौहान का नंबर 4447689881। अपनी ब्रांच से फोन करके इस नंबर के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाओ। राधिका और उसकी बच्चियां आरती और जिया, ये लोग सूरत से पालकीपुर आए होंगे या फिर पालकीपुर के आसपास ही कहीं? सर जरूर किसी जानने वाले के पास रुके होंगे, क्योंकि इलाके के सारे होटल, सारे लॉजेस को बारीकी से स्कैन किया गया। आरती, राधिका और जिया तीनों की इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिली। आरती और जिया दोनों ही 10 जुलाई से स्कूल नहीं गए और आज 17 जुलाई है, लेकिन उनके पिता अरविंद चौहान ने कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। सर हो सकता है अरविंद चौहान भी मिसिंग हो। एक बरस से मैं और मेरे हस्बैंड संजय यहीं पे रहते हैं भाड़े पर। आपसे पहले अरविंद और राधिका चौहान यहाँ रहते थे? ये राधिका बेन और उनकी बेटियों का तो कभी मैंने नाम भी नहीं सुना। आप जरा सोसाइटी के ऑफिस में जाके पूछो ने। ये राधिका बेन, उनकी ये 2 बच्चियां आरती और जिया और उनके पति अरविंद भाई 1 साल पहले तक इसी सोसाइटी में रहते थे सब। फिर राधिका बेन जिया और आरती को लेकर घर छोड़ के चली गई और कुछ महीने बाद अरविंद भाई भी चले गए। राधिका और अरविंद के बीच झगड़ा किस बात को लेकर था? दूसरे आदमी को लेकर। ये दूसरा आदमी कौन था? उनका पड़ोसी। ये लोग B12 में रहते थे और वो रहता था B14 में। बंसी लालचंद नाम था उसका। अब आपको बंसी के बारे में ज्यादा माहिती चाहिए ना, तो वो तो अपने चेयरमैन साहब नरेंद्र भाई ही बता सकते हैं। बाजू में RN एंटरप्राइज में काम करता था अरविंद चौहान। 7-8 साल पहले अपनी फैमिली के साथ में हमारी बिल्डिंग में रहने के लिए आया था। 2 साल पहले उसी ने बंसी लालचंद को यहाँ पे B14 में उसके बाजू में फ्लैट दिलाया था। बंसी भी RN एंटरप्राइज में काम करता था ना, दोनों दोस्त थे। ये बंसी और अरविंद, इन दोनों में से किसी का यूपी से कोई ताल्लुक है? यूपी पालकीपुर या यूपी के किसी भी गांव से? गाँव का तो पता नहीं साहब, लेकिन दोनों गुजराती तो नहीं थे, यूपी साइड के थे। और इस बंसी की कोई फैमिली नहीं थी। वैसे अरविंद की फैमिली बंसी की फैमिली हो गई थी, ऐसा लोग कहते हैं। आपका क्या कहना है? ये बंसी हमेशा अरविंद के घर में ही पाया जाता था। अरविंद की जब डे शिफ्ट होती थी और बंसी की नाइट शिफ्ट, तो सोसाइटी वालों ने बहुत बार दोपहर को बंसी को अरविंद के घर पर जाते हुए देखा है। फिर आगे क्या हुआ वो ठीक से मालूम नहीं, लेकिन पड़ोसियों ने गर्मा गर्मी सुनी थी। बाद में पता चला कि राधिका बेन उस बंसी के साथ में अपनी बेटियों को लेकर के चली गई। अरविंद चौहान कहाँ मिलेगा? वो इलाहाबाद साइड कहीं चला गया। जाने से पहले मिला था ना मुझे एक बार। अरविंद भाई, किस पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते, बात तो करनी चाहिए थी ना। ऐसे कैसे बिना बोले जाने दिया राधिका भाभी को? नरेंद्र भाई, ये पति पत्नी ये सारे रिश्ते यहाँ दिमाग में होते हैं। लेकिन मुझे पति नहीं मानती। ऐसे कैसे नहीं मानती? वो तो बेटियां तुम्हारी। ये बावजूद नरेंद्र भाई राधिका मुझे छोड़कर चली। बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ नरेंद्र भाई। उस बंसी को, मेरे यूपी वाले जात भाई को मैंने रहने के लिए घर दिलवाया, उसी ने मेरे घर में आग लगा दी। बंसी हर दूसरे दिन छुट्टी लेता है या फिर नाइट शिफ्ट करता है, मुझे पता है कि। राधिका, कुछ बोलोगी तुम? हाँ, है संबंध बंसी और मेरे बीच। शारीरिक संबंध है? बंसी जिया और आरती को अपने बच्चों जैसा देखता है। वो उनके साथ खेलता है, उन्हें पढ़ाता है। और तुम रोज सुबह निकलते हो और सीधा रात को ही लौटते हो। सुबह से रात तक मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूं मैं? किस किस के पैसे कमाता हूं ना? किसके लिए? जी और आरती के लिए, तुम्हारे लिए।
क्योंकि बाप हूं उनका, पति हूं तुम्हारा। अरविंद, मंगलसूत्र बांध लेने से कोई पति या बच्चा पैदा करने से कोई बाप नहीं बनता है, ना ही महीने के आखिर में 4 पैसे थमाने से। शारीरिक संबंध है तेरे उसके साथ? हाँ, सोती है क्योंकि तुम 10 साल से जागे ही नहीं अरविंद। बंसी, जरा बाहर आना। क्या बात है? बाहर तो आ। गांव में तेरी बीवी है ना बंसी? तुमको तो पता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तो उसको यहाँ पर लेके आना, फिर कर जितने बच्चे पैदा करने। किसी ने रोका है तुझे? साले भाई जैसा माना था मैंने तुझे, और तूने मेरी पीठ पे छुरा पोक दिया। मेरी बेटी जिया और आरती को बाप का प्यार देने के बहाने मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है तू। साले शर्म नाम की चीज है नहीं तेरे अंदर। देख बंसी, जो तूने किया है ना, उसके बदले मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूं, लेकिन मैं तेरे से विनती करता हूं यार, मेरे घर के टुकड़े मत कर। इलाहाबाद से खाली हाथ आए थे मैं और राधिका यहां पर, बड़ी मेहनत से सब कुछ बनाया है, ये घर बार, ये जिंदगी। इतने भद्दे तरीके से उसे खत्म मत कर। नहीं माना बंसी, और क्यों मानता? सिक्का तो हमारा ही खोटा है ना। और वो राधिका इतनी ढीठ मेरे मुंह पे मुझे बोल के गई कि शादी तोड़नी है। नरेंद्र भाई, मैं राधिका के सामने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े मैंने, आरती और जिया का वास्ता भी दिया, उसके पैरों में गिर गया मैं नरेंद्र भाई। चली गई राधिका छोड़ के, मेरी दोनों बेटियों को भी ले गई। उसके थोड़े दिनों बाद अरविंद भी यहाँ से चला गया, बहुत दुखी लगता था। यहाँ से जाने के बाद बंसी राधिका और बच्चियों के साथ कहाँ रहता था? वो तो भगवान जाने साहब। हाँ पांडे बोलो। साहब, ये बंसी लालचंद अपने पालकीपुर का ही है। उसका भाई अमित लालचंद भी यहीं रहता है, और बंसी की पत्नी भी, काजल नाम है। उठवा दोनों को और पता करो कि बंसी है कहाँ। चंदर, पता तो सही ना लालचंद परिवार? पांडे साहब अपनी आंखों से खुद देख कर आए। अमित और काजल को उठवा रहा हूँ। चलो, पालकीपुर का कनेक्शन तो क्लियर हुआ। इस अरविंद चौहान को उठवाते हैं। बंसी और अरविंद दोनों में से किसी एक का गुस्सा जरूर फूटा है। ये है अरविंद चौहान का नंबर, 44124451। क्या बोल रहे हो साहब आप? हमारे बंसी का किसी शादीशुदा औरत के साथ चक्कर? हमें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है साहब। देवर जी तो यहाँ आए ही नहीं है 4 महीने से। अब बंसी का फोन नंबर दे दो, और बंसी की बीवी काजल को बाहर बुलाओ। काजल अपने मायके गई है, कल सुबह ही निकल गई। भाभी बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ। पर काजल ऐसे अचानक, सब खैरियत तो है ना रतनपुर में? हाँ भाभी, सब खैरियत है, बस माँ बाबूजी की याद आ रही थी, सोचे कि मिलकर आ जाते हैं। तो ठीक है, हम रतनपुर से बंसी की बीवी काजल को बुला लेंगे। आप काजल का पता दे दीजिए वहां का। मेरा भाई बंसी ठीक तो है ना? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप ही ने बोला था ना कि उसका फोन नंबर बंद है। आप चलिए मेरे साथ। साथ चलिए? मतलब क्यों? आप बंसी के बड़े भाई हैं, आपको फिक्र तो होनी चाहिए उसकी। बंसी ने किया क्या है साहब? अब बंसी ने किया है या बंसी के साथ किसी ने कुछ कर दिया है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अरविंद चौहान जी, आपको हमारे साथ पालकीपुर चलना होगा। पालकीपुर क्यों? आपकी पत्नी राधिका और आपकी दोनों बेटियां जिया और आरती, तीनों की लाश मिली है। राधिका चौहान का फोन 11 जुलाई से ही बंद दिखा रहा है सर। राधिका की लास्ट लोकेशन आप ही की है सर, पालकीपुर। ये राधिका की जिस नंबर पर लास्ट बार बात हुई 4448798872, ये किसका है? बंसी लालचंद का है। बंसी का भी फोन 11 जुलाई से बंद है, और राधिका की तरह उसकी भी लास्ट लोकेशन आप ही की है, पालकीपुर। कड़ियां मिल तो रही हैं, पर कहां जुड़ी कहां टूटी ये पता लगाना बाकी है। सर, राधिका और बंसी अगर 11 जुलाई को पालकीपुर में थे तो जाहिर है दोनों बच्चियां जिया और आरती भी वही होंगी। पालकीपुर में हमें राधिका और उसकी बच्चियों की लाशें मिली। अब सवाल ये है, क्या ये लाशें बंसी ने बिछाई या अब हमें बंसी की लाश मिलने वाली? कुछ दिन पहले तक तो यही रहती थी राधिका,
पता नहीं अचानक कहाँ चली गई आरती और जिया ने लेने। बंसी भी यहीं रहता था। हंस तो अभी हस्बैंड वाइफ है तो साथ में ही रहेंगे ना। लो साहब, आप खुद ही देख लो। बंसी कुछ बोला नहीं, कहाँ जा रहा है, कब तक लौटेगा, कहीं नहीं। काजल यहाँ आने वाली थी, उसके बारे में तो उसने हमें बताया भी नहीं। आपकी बेटी काजल पालकीपुर में अपनी जेठानी से यह बताकर निकली थी कि आप लोग से मिलने रतनपुर आ रही है, और आप कह रहे हो कि यहाँ पहुंची ही नहीं। आपके बेटी के पति बंसी को ढूंढ रहे हैं, और आप ही बता दो कहाँ छिपे दोनों। यहाँ तो नहीं है साहब, आप चाहे तो खुद तलाशी ले लीजिए, पर आप हमारे दामाद बंसी को क्यों ढूंढ रहे हैं? किया क्या उसने? सर, राधिका और बंसी पिछले 1 साल से जिस मकान में रह रहे थे वो पूरी तरह खाली है, सिवाय कुछ कपड़ों के। शायद वापस आने का प्लान नहीं था। वो तो पता नहीं सर, मकान मालिक भी ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। बंसी और राधिका के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ है। किसी को भी ये नहीं पता कि बंसी और राधिका और दोनों बच्चियां आरती और जिया पालकीपुर जा रहे थे। शायद बंसी की पत्नी काजल को यह बात मालूम है, पर वो भी अब गायब है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलाहाबाद में बैठा राधिका का पति अरविंद चौहान ये बात जान गया था कि बंसी उसकी बीवी और दोनों बच्चियां जिया और आरती को लेकर पालकीपुर पहुंच गया था? सर, राधिका को मुझे सूरत छोड़े हुए पूरा 1 साल हो चुका। उसके बाद से मैं इलाहाबाद में रहा हूं। बंसी को मारकर उसकी लाश को कहां फेंका? बोलो अरविंद चौहान, बोलो। बंसी के किस चक्कर की बात कर रहे हैं? इस राधिका का नाम भी पहली बार सुन रहा हूं मैं। तुम्हारा भाई बंसी पिछले 1 साल से राधिका और उसकी बच्चियों के साथ सूरत में रह रहा था। बिल्कुल नहीं पता साहब। 2 साल पहले बंसी काम के लिए सूरत चला गया था, तब से काजल हमारे साथ ही है साहब। हम 2 भाई हमेशा साथ रहे। बीच में 2 बार बंसी घर आया भी, लेकिन उसने एक शब्द भी किसी राधिका के बारे में नहीं बताया हमको। बंसी 10 या 11 जुलाई को पक्का यहाँ पालकीपुर आया था, राधिका और उसकी बच्चियां जिया और आरती के साथ। घर पर नहीं आया साहब। आप चाहे तो मेरी पत्नी संजना से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो। ना मैंने बंसी को मारा है, ना राधिका को, और ना ही अपनी बेटियों को। 1 साल से मुझे पता भी नहीं था उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। तो मुझे कैसे पता होगा कि 10 या 11 जुलाई को वो पालकीपुर आए हुए हैं? अगर पता नहीं होता तो किसी को कैसे भेजते उन चारों को मरवाने के लिए? किसको भेजा सर मैंने, किसको? 1 साल से मेरी जिंदगी अधमरी हो चुकी। उनको मारने के बाद क्या जिंदा हो जाती? और अगर सर ऐसा होता ना तो 1 साल पहले उस बंसी को मैं मार देता। अगर तुम सूरत जाके बंसी और राधिका के पड़ोसियों से पूछोगे ना तो सब ये कहेंगे कि बंसी और राधिका पति पत्नी है। बंसी की पत्नी राधिका नहीं, काजल है, जो हमारे साथ पालकीपुर में रहती है। जो गायब है, काजल अपने मैके गई ही नहीं। ये मुझे या संजना को नहीं मालूम साहब, वो हमसे क्यों झूठ बोली और कहाँ गायब हो गए। तुम्हारी यहाँ पालकीपुर में अच्छी खासी खेती है, और तुम कहते हो कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई के बीच में, तुम दोनों की पत्नियों के बीच में अच्छा खासा प्यार है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो वो अकेला सूरत चला गया? यही बात मैंने बंसी को 1000 बार बताया था, समझाया था कि रह जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोशिश जारी रख। कोशिश किस बात की? बच्चे की। और किस बात की साहब? बच्चा। बस वही एक मसला बंसी और काजल को खाया जा रहा था। क्या बोली डॉक्टर साहिबा काजल? अरे भाई, कहाँ छुपाना, बोल ना बंसी। अरे भाई बोल भी दे, काहे चुप बैठा है? क्या बोली डॉक्टर साहिबा ने? वही बोल रहे हैं जो 4 साल से सब डॉक्टर रट लगाए हुए हैं। कोशिश करो और कोशिश करो, सब कुछ तो कर रहे हैं भैया, सब कुछ कर रहे हैं। काजल को बच्चा हो ही नहीं रहा है। जब होना होगा तब होगा, और अभी तो वक्त है हाथ में, और अच्छा वक्त जरूर आएगा, तुम देखना। अमित भैया, हमको लगता है ना कि भगवान चाहता है कि हमको जीवन में बच्चे का सुख कभी मिले ही नहीं, मधुरी जिंदगी जिए। दिल छोटा मत कर भाई, तू कर करा कर भी क्या कर सकता है, बस कोशिश ही कर सकता है ना। अब जब तेरी गलती है ही नहीं, तू ठीक भी क्या कर सकता है भाई? बंसी इतना मायूस रहने लगा कि यहां पालकीपुर में उसका दम घुटने लगा। साहब, हमारे चाचा का लड़का सूरत में काम करता है, उसने बंसी के लिए सूरत में नौकरी ढूंढ ली और बंसी सूरत चला गया। और वो 2 साल के लिए वहीं रह गया। तुम लोगों को जरा सा भी शक नहीं हुआ? नहीं हुआ साहब, क्योंकि बंसी हमेशा कहता था कि सूरत में उसका काम अच्छा चल रहा है और बहुत जल्द काजल को अपने साथ लेके जाएगा, इलाज भी उसका वहीं कराएगा। बंसी यहाँ पालकीपुर
राधिका और उसके दोनों बच्चियों के साथ आया था, ये हकीकत है, सबूत है हमारे पास। अब वो अपने गांव आता है और अपने घर नहीं जाता, तो फिर वो और कहां जा सकता है या कहां छुप सकता है? या फिर तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर मुझे नहीं पता राधिका और बंसी ने शादी की या नहीं की। मुझे सिर्फ इतना पता है कि राधिका और मेरे बीच में कोई कानूनी डिवोर्स नहीं हुआ था। राधिका बस चली गई थी, उसके बाद से मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा। और तुम्हारी बच्ची हैं जिया और आरती, राधिका उन्हें भी तो साथ ले गई थी, फिक्र नहीं हुई तुम्हें उनकी? याद नहीं आई कभी उनकी? क्यों याद नहीं आई सर, मैं जी रहा था, उन्हीं के लिए जी रहा था। लेकिन राधिका ले गई आरती और जिया को अपने साथ। उसके बाद सूरत में मेरा रहने का कोई मकसद नहीं रहा, इसलिए इलाहाबाद वापस चला गया। ये बंसी के, ये राधिका के और ये अरविंद चौहान के कॉल रिकॉर्ड्स। क्या अरविंद ने किसी पेशेवर हत्यारे को भेजा था अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को मरवाने के लिए? कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है सर। और ये काजल, ये भी गायब है। 16 जुलाई को उसका फोन यहीं पालकीपुर में ही स्विच ऑफ हुआ था। और 16 जुलाई को ही राधिका और उसकी बच्चियां जिया और आरती, उनकी बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हुई थी। सर एक बात है, भले बंसी के भाई अमित और भाभी संजना को कुछ ना पता हो, लेकिन शायद बंसी की पत्नी काजल को बंसी और राधिका के अफेयर के बारे में पता चल गया हो। तो फिर काजल को यह भी पता होगा कि बंसी राधिका और उसकी दोनों बच्चियों को लेकर पालकीपुर आने वाला है। और अगर ऐसा हुआ है तो सवाल यह है कि काजल ने उन्हें किससे मरवाया? सर हो सकता है अरविंद को पहले से पता चल गया हो और उसने यहाँ पालकीपुर में ऑलरेडी किसी को रेडी रखा हो। सूटकेस में हमें दोनों बच्चियों के कपड़े मिले, बंसी और राधिका के नहीं। हो सकता है यहाँ आने से पहले उनका काम तमाम कर दिया गया और बंसी और राधिका के सूटकेस में कुछ ऐसा हो कि खूनी अपने साथ ले गया हो। लेकिन नितिन, खूनी है कौन? कहीं काजल तो नहीं? अब देखा जाए तो काजल का मोटिव भी अरविंद से कम नहीं है। अगर अरविंद का घर उजड़ा है तो काजल का भी उजड़ा है। और दूसरी तरफ काजल का गुस्सा और दर्द समझो, काजल मां नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से उसका पति उसे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया। तो शायद खुद बंसी ने राधिका और बच्चों को मार डाला। पॉसिबल है, पर सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि चारों बिना किसी को कुछ भी बताए सूरत से पालकीपुर कैसे आए। और यहाँ पालकीपुर में इनके आने की किसी को कोई भनक तक नहीं, और 3-3 मर्डर हो जाते। नितिन, लॉजिक कुछ बैठ नहीं रहा। और ये बंसी पता नहीं कहाँ है। अब या तो ये खुद मारा गया या फिर ये तीनों मर्डर करके फरार हो गया। अरविंद चौहान को 2 दिन के लिए इंटरोगेट किया गया और उसका जुर्म में शामिल होने का कोई भी सबूत हमारे सामने नहीं आया। बंसी के बड़े भाई अमित पर कड़ी निगरानी रखी गई, ये पता लगाने के लिए कि कहीं वो बंसी को छुपा तो नहीं रहा था, कहीं उसे सारे कांड के बारे में पता तो नहीं था। रतनपुर में बंसी की गाय पत्नी काजल के घर को भी हमने अपने रडार में शामिल किया। मतलब कोई रतनपुर का रिश्तेदार हो यहाँ काजल का, या कोई पुराना आशिक? ना साहब, आशिक तो हो ही नहीं सकता। इस बात को भी टटोला गया कि काजल का पालकीपुर गांव में किसी के साथ कोई संबंध तो नहीं था जिसने काजल के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आखिरकार इस रहस्य का खुलासा हो ही गया कि पालकीपुर में आने के बाद बंसी, राधिका और उसकी 2 बेटियां कहां रुके थे। साहब, काफी अंदर तक उसके पूछताछ करने पर पता चला है कि यह जो मकान है इसे बंसी लालचंद ने 8 महीने पहले 4 लाख रुपए में खरीदा था। ये 8 लाख रुपए बंसी लालचंद ने अपने भाई अमित से लिए। खेती कैसा है कुछ और? साहब, बंसी का भाई अमित तो मना कर रहा है, लेकिन हमने उसे बैंक की पासबुक लाने को बोला। थोड़ा सा मर्डर वेपन लगता है। फोरेंसिक को बुलाता हूं। सर, बंसी के नए घर से मिले ब्लड सैंपल्स राधिका, आरती और जिया के ब्लड सैंपल से मैच कर गए। बंसी के ब्लड सैंपल्स नहीं मिले घर से। बंसी और उसकी वाइफ काजल के फोन्स सर्वेलेंस पे डाल दिए। यूपी के हर थाने में उनके नाम का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। खबरी नेटवर्क भी ओवरटाइम काम कर रहा है। बीच बीच में काजल का फोन स्विच ऑन होता, लोकेशंस ट्रैक होते रहे। पहले ऋषिकेश उत्तराखंड में, फिर हरिद्वार। कुछ दिन बाद फोन दोबारा से स्विच ऑन हुआ और इस बार उज्जैन में। सर, काजल का फोन कल गुजरात के द्वारका सिटी में स्विच ऑन हुआ। वहां पर एक टीम ऑन द जॉब है
पर अभी तक काजल या बंसी किसी को भी ट्रेस नहीं कर पाए। स्विच ऑन होने के बाद फोन किसे किया गया? किसी को भी नहीं सर, यही तो हैरत की बात है। इनफैक्ट ऋषिकेश में इस इंस्ट्रूमेंट में दूसरा सिम कार्ड भी डाला गया। हमने सिम सेलर को ट्रैक भी किया, लेकिन उसके आगे डेड एंड। नितिन, कहीं ऐसा तो नहीं वो इंस्ट्रूमेंट अब काजल के पास है ही नहीं? काजल ने वो इंस्ट्रूमेंट कहीं डंप कर दिया हो और वो इंस्ट्रूमेंट अब कोई दूसरा या तीसरा इस्तेमाल कर रहा हो और हम काजल की जगह इस दूसरे या तीसरे को ट्रैक कर रहे हैं? पर सर इन सब में मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। तुक्का है पर बोल रहा हूँ। जिन 4 जगहों पे ये फोन स्विच ऑन हुआ वो चारों जगह तीर्थ स्थल है। ऋषिकेश, हरिद्वार, उज्जैन और अब द्वारका। कहीं ये काजल पश्चाताप की आग में तो नहीं चल रही? या फिर काजल और बंसी दोनों पॉसिबल है सर। तो फिर अगला धाम कौन सा होगा? द्वारिका के बाद अब आप दोनों कहाँ जाएंगे? हमारा गैसवर्क काम कर गया। हमने एक टीम को वाराणसी में तैनात कर दिया। बंसी और काजल को हमने उस वक्त दबोचा जब वो गंगा आरती में शामिल होने जा रहे थे। मिल गई माफी ऊपर वाले से? पता नहीं वो माफी देंगे या नहीं, पर पछतावा बहुत है साहब। अगर छुरी चलाते वक्त जरा सोच लिया होता तो आज पछताना नहीं पड़ता। तब दिमाग सुन पड़ गया था साहब। पहले फंसा दिया, उसके बाद झांसा दिया, फिर गले काटे वो भी 3-3। हर बार दिमाग सुन हो जाता था तेरा। साहब हमने किसी को झांसा नहीं दिया, ना ही किसी को फंसाया है। राधिका और हमारे बीच में जो था वो 2 तरफा था। राधिका को हमें जो दिखा वो अरविंद में नहीं था, और हमको जो राधिका में दिखा वो हमारी जिंदगी में नहीं था। पता है अरविंद ना ये दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी है। इतनी सुंदर लगती है मैं तुम्हें बंसी। सच बताएं, अगर तुम जिया और आरती की मां ना होती ना तो शायद हमें इतनी पसंद ना होती। तुम्हारी बेटियां तुमको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। सच बता रहे हैं, जिया और आरती ना हमको इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। मुझे दिखता है तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे बर्ताव में। अगर हम पहले मिले होते ना तो जिया और आरती के पापा हम होते। ये सोच के कभी कभी हमारा दिल भर आता है, कभी कभी आंखें भी भर आती हैं। बंसी पहले नहीं मिले तो क्या हुआ, अब तो मिले हैं ना। इसलिए तो ऊपर वाले ने तुम्हें वहां पालकीपुर से यहाँ सूरत भेजा, अरविंद से मिलाया, ताकि तुम मुझे मिलो। और घर भी देखो, तुम्हारे घर के सामने ही दिलवा दिया। अब आगे आगे पता नहीं कितना मिलाना बाकी है, कहां तक जाना बाकी है। तो यहां तक आना बाकी था। बंसी, जब प्यार इतना शिद्दत वाला था तो फिर ये बेरहमी कहां से पैदा होगी? और पालकीपुर वाले अपने नए घर में लाकर राधिका और उसकी दोनों बच्चियों को क्यों मार डाला? नया घर क्यों लिया था? उसे लेने के लिए 4 लाख रुपए कहां से आए? बोल, पैसे कहां से? पैसे दरअसल राधिका के ही थे, उसने अरविंद से लिए थे। अरविंद के पैसे जो उसने अपना खून जला जला कर कमाए थे अपनी दोनों बच्चियों जिया और आरती की परवरिश के लिए। मारा क्या? साहब क्योंकि हम खुद मर रहे थे, रोज रोज मर रहे थे। बंसी, मैंने आपका फोन देखा, किसी राधिका ने मैसेज भेजा था, मैंने पढ़ा। आप छोड़ रहे हो मुझे? काजल, तुम हमको बच्चा दे पाती ना तो कभी नहीं छोड़ते, कभी खींचे नहीं जाते राधिका के पास। मेरी अच्छी है। नहीं, ध्यान से देखो, देखो कितनी अच्छी है मेरी अच्छी है। मेरी अच्छी है। बंसी, वो कल जिया की स्कूल बैग दी थी मोची के पास, तुम ले आए? राधिका तो भूल गया हूँ। अरे तुम कल भी भूले थे। जब तक हम पड़ोस में रहते थे राधिका के, अरे तुम कल ले आएंगे, तब तक सब कुछ बड़ा सुनहरा लगता था। लेकिन एक बार साथ में रहने लगे तो जिम्मेदारी पहले सुई की तरह चुभने लगी और फिर खंजर की तरह। बंसी, हम शादी कब कर रहे हैं? ऊपर से राधिका का शादी के लिए दबाव कम होने का नाम ही नहीं लेता, हमेशा बना रहता। नहीं मतलब साफ साफ कहो ना बंसी, अब दिल भर गया है तुम्हारा मुझसे। दबाव से बात बढ़कर धमकी में बदल गई थी। बात बात पर राधिका धमकाती थी
कि हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। हम थक चुके थे साहब, हमें बच्चे चाहिए थे, लेकिन अब उन बच्चों की जिम्मेदारी हमें बोझ लगने लगी थी। हम उठा नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्यों जिंदगी में जो भी सपने देखे थे सब पूरे हुए, लेकिन फिर भी अब हम उनसे भागना चाहते थे। सीधा बोलो काजल, मेरा साथ दोगी या नहीं? हमारा साथ तो 7 जन्म का है बंसी, लेकिन ये मारने वारने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास आने का मेरे पास यही एक रास्ता है। सीधा बोलो, मेरा साथ दोगी या नहीं? बड़ी आसानी से साथ दे दिया काजल जी। ऐसा आपको लगता है साहब जी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी आसान कभी नहीं था। मैं बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी और माँ बनने का सुख जानती थी मुझे नहीं मिलने वाला है, लेकिन मेरा पति मुझे ठुकराने के बाद मेरे पास वापस आना चाह रहा था। मेरी टूटी फूटी इज्जत का सवाल था साहब। अपनी टूटी फूटी इज्जत को बचाने के लिए 3 कत्ल करवा दिए। इतना संगीन जुर्म। हम राधिका को पालकीपुर लेकर आए उसकी बच्चियों के साथ, और ये कहकर लाए थे अमित भैया और संजना भाभी के सामने शादी होगी हमारी। पालकीपुर में काजल ने पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी। राधिका ने काजल को कभी नहीं देखा था। हमने राधिका को कहा कि काजल हमारी भाभी है और भैया अगले दिन आएंगे। हमने पहले राधिका को मारा ये सोचकर कि बच्चों को ठिकाने लगाना आसान होगा। फिर रात के अंधेरे में हमने लाशों को अलग अलग ठिकाने पर छोड़ दिया। और वो सूटकेस, वो कब छोड़ा? अगले दिन सुबह गांव छोड़ के भागते वक्त। राधिका के कपड़े और बैग कहाँ है? वो रतनपुर के रास्ते में एक नाला पड़ता है, उसी में फेंक दिए। चल बता, कहाँ है वो नाला जहां तूने बैग फेंका? फिर कानून तय करेगा तो कौन सी सजा के कौन से नाले में सड़ेगा और कब तक सड़ेगा। सच्चाई काल्पनिक नहीं हो सकती, ना किसी कामना को सच कहा जा सकता है। सच कभी किसी का एजेंडा नहीं हो सकता। सच वही है जो है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग नरेश।
एक्सीडेंट कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। मैं जब उधर से आ रहा था तो वो आदमी वहाँ घायल पड़ा हुआ था। आप सब लोगों में से इस आदमी को कोई नहीं पहचानता? पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन उसे अक्सर मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा है, डेली आता है। हाँ साहब, हमने भी कई बार देखा है, लेकिन वो बंदा कौन है और कहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता। सर, फोन में सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है। एक कांस्टेबल अपने साथ लेकर जाओ और आसपास की जितनी भी हाउसिंग कॉलोनीज है सब में जाकर पता करो। जी सर। जाओ। नवीन, और आप सब लोग भी अपनी सोसाइटी में, आसपास की सोसाइटीज में इस आदमी के बारे में पता कीजिए। तब तक हम इस फोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? नरेश कहाँ है? नरेश? आप नरेश की मदर बोल रही हैं? हाँ, तुम कौन? नरेश को फोन दो। मैडम, मैं सब इंस्पेक्टर ओमकार वर्मा बोल रहा हूँ। आपके बेटे नरेश का शायद एक्सीडेंट हुआ है। कैसे? नरेश हमें शंकर मार्ग पर बेहोश पड़ा हुआ मिला था। हम उसे यहाँ डीएन दामोदर हॉस्पिटल लेकर आए। अर्पिता, तेरे नरेश भैया का शायद एक्सीडेंट हुआ है। क्या? कैसे? कहाँ है नरेश भैया? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सीवियर हेड इंजरी है। हेड इंजरी है इतना देखा मैंने डॉक्टर। शायद कहीं टकरा कर गिरा हो या फिर किसी स्पीडिंग व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ हो। एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं है। क्या? सर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया बार बार, और फुल बॉडी पर जैसे जम के पिटाई के निशान भी है। ये अटैक है। अटैक? पर क्यों? किसने किया? देवेंद्र जी, फिलहाल तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इस बात का हम पता लगा कर रहेंगे और बहुत जल्द। लेकिन कोई क्यों हमारे नरेश पर हमला करेगा? अब ये तो आप ही लोग बता सकते हैं हमें कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से नरेश पर इस तरह से हमला किया गया। प्रदीप जी, हमारे कार्यकर्ता नरेश शर्मा पर अटैक हुआ है। क्या? कहाँ? मॉर्निंग वॉक पे घेर लिया सालों ने, बहुत पीटा है उसे। कैसा नरेश? सीरियस है, डीएम दामोदर हॉस्पिटल में एडमिट है। एक काम करो, सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करो और हॉस्पिटल पहुंचो, हम आते हैं वहीं पर। सर, हम क्राइम सीन पर दोबारा आए हैं रीचेक के लिए। कोशिश करें पता करने की, किसी और ने शायद कुछ देखा हो। ठीक है ओमकार, लगे रहो, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। विक्टिम जन जागृति पार्टी का कार्यकर्ता है। उनके एमएलए प्रदीप जी का मुझे कॉल आया था। आरोपों की गोलियां चलने लगी है। प्रदीप जी, हमें भी बस उतना ही मालूम है जो पुलिस ने हमें बताया। शंकर मार्ग पर नरेश बेहोश मिला किसी आदमी को, उसी ने पुलिस को फोन करके बुलाया। देवेंद्र जी, हमारे बुजदिल अपोजिशन वालों ने अपनी औकात दिखाई है नरेश पे इस तरह हमला करके, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, नरेश पूरी तरह ठीक होकर वापस आएगा। प्रदीप जी, हमारी एक टीम शंकर मार्ग पर मौजूद है, वो लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हमलावर प्रोग्रेसिव फ्रंट पार्टी के गुंडे हैं इंस्पेक्टर साहब। आप इनके लीडर रमाकांत दीक्षित को उठवाइए, ये उसके ही बंदों का काम है। जैसे ही नरेश को होश आता है हम उसका स्टेटमेंट लेंगे और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जब तक हमारे नरेश को होश आएगा और आप एक्शन लेंगे ना, तब तक रमाकांत एक्शन ले चुका होगा, भगा चुका होगा अपने बंदों को कहीं और। अभी मौका है, वक्त है, वेस्ट मत कीजिए। सर जी, क्या हुआ शव? नरेश नहीं रहा। देखिए, हमने कोशिश की थी, लेकिन एडमिट होते वक्त ही काफी खून बह चुका था। जब व्हीलिंग किया तो ऑपरेशन थिएटर में, तभी मैंने कहा था कि पेशेंट काफी क्रिटिकल है। तो हमारे एक और कार्यकर्ता का कत्ल कर दिया उन लोगों ने। अराजकता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं और आपसे कुछ हो नहीं रहा। लगता है सब कुछ हमें ही करना होगा। हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने दीजिए, हम ये मामला हैंडल कर सकते हैं। ये हैंडल बैंडल होने वाला मामला नहीं है तुलजी। मैं कह रहा हूं अभी जाकर आप रमाकांत दीक्षित को अरेस्ट कीजिए। उसके गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मार रहे हैं। डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स ने लीव एप्लीकेशन दी है सब कैंसिल कर दो और सबको बंदोबस्त ड्यूटी पर लगा दो। एक भी सेंसिटिव एरिया छूटने ना पाए। मैं रमाकांत दीक्षित से बात करता हूं। सर, हमने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और मैंने प्रदीप जी को भी कन्विंस कर लिया है कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ेगा। सर, यही क्राइम सीन के पास से ये पत्थर मिला है, शायद इसी पत्थर से मारा होगा नरेश शर्मा को। सर के पिछले हिस्से में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर, हमें क्राइम सीन से एक पत्थर मिला है, उस पर खून के निशान भी है। पीठ की हड्डी और पसलियों में काफी सारे फ्रैक्चर्स हैं। एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हुए। उस एक पत्थर के अलावा लाठियां,
या आयरन रॉड जैसी कोई चीज भी इस्तेमाल हुई हो। अटैक का मकसद तो मर्डर ही था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर अब ये पॉलिटिशियंस अपने मकसद से इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं। रमाकांत दीक्षित जी, आपकी बात मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं, लेकिन आपको भी। मुझे भी क्या एसपी साहब? देखिए, जो अटैक हुआ वो हमने नहीं करवाया। मैंने अभी अपने पार्टी वर्कर्स से बात की। उनका कहना है कि वो इस नरेश शर्मा को जानते थे, था जन जागृति पार्टी का कोई कार्यकर्ता, लेकिन इतना कोई बड़ा तोप नहीं था। ऐसे मामूली कार्यकर्ता को मरवाना, इनफैक्ट किसी को भी मरवाना हमारे पार्टी का स्टाइल नहीं है। एसपी साहब, आप जानते हैं हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव फ्रंट एक शांति पसंद पार्टी है। हाँ, मैं जानता हूं दीक्षित जी, आप जिस पोजीशन पर हैं वहां पर आप अपने हाथों को रंगना नहीं चाहेंगे। वो प्रदीप सिंह हमारी पूरी पार्टी को रंगना चाहता है। अगर उसके पार्टी का कोई कार्यकर्ता हार्ट अटैक से भी मर जाए ना, तो भी हम पे ही उंगली उठाएगा। आप अपने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से कहिए कि इस प्रदीप सिंह के भड़कावे में ना आए। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, एक संतुलित रवैया रखिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ हो या किसी की हत्या हुई हो, और यही गुंडागर्दी प्रोग्रेसिव फ्रंट पार्टी की राजनीति का मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। इस केस में हमारे लिए एक संतुलित रवैया रखना पेचीदा मामला था। नरेश शर्मा एक पॉलिटिकल वर्कर था और उसकी हत्या में राजनीतिक पहलुओं का उठना स्वाभाविक था। माहौल काफी तंग था और हिंसा भड़क उठने की संभावना किसी भी वक्त असलियत में बदल सकती थी। निजी जीवन में नरेश शर्मा एक ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट में बतौर पीआर मैनेजर नौकरी करता था। पूरे हरिनाथ लेन में हमारे और सिर्फ हमारे झंडे लहराने चाहिए। और साथ ही नरेश जन जागृति पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता था, ग्रास रूट लेवल का। और साइबर स्पेस में भी नरेश काफी एक्टिव था। अपनी पार्टी का पक्ष सोशल मीडिया पर बखूबी रखता था। यार, तुमने डिबेट में मेन मुद्दा तो मिस ही कर दिया। एक काम करो, मेरे बीच की पोस्ट चेक करो, फिर बात करते हैं। नरेश, मेरा हिसाब तो ये कहता है कि कम से कम 20,000 लोग तो आएंगे ही आएंगे। ग्राउंड का साइज देखिए, 20,000 लोग भी कम पड़ेंगे। 40,000 लोग जब ग्राउंड में जमा होंगे तो ही रैली ग्रैंड लगेगी। आपने दिल की बात छीन ली प्रदीप। ऐसे कमिटेड कार्यकर्ता की हत्या से बवाल तो मचना ही था। अनिल, तू डर मत, सीधे सीधे हमें बता दे तूने वहां और क्या देखा था। वो आदमी वहां बेहोश पड़ा था साहब, इतना देखकर मैंने आपको कॉल किया था बस। किसी को भागते देखा था वहां से? नहीं। किसी को कुछ फेंकते हुए देखा था, जैसे कि कोई पत्थर वगैरह? नहीं साहब, मैंने कोई ऐसा पत्थर वगैरह नहीं देखा। साहब, मुझे तो लगता है ना कि मैंने आपको फोन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने कोई गलती नहीं की, तूने जो किया एकदम सही किया। क्या सही किया साहब? अब सारे पॉलिटिक्स वाले मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुझे, बस तू हमें सच सच बता दे, तूने वहां और क्या देखा था? साहब, खबरों का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। किसने किया, कैसे निकल गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। और मॉर्निंग वॉक के वक्त भीड़ तो अच्छी खासी होती है, लेकिन लोगों की ऐसी पड़ी है, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। ये रमाकांत दीक्षित की प्रोग्रेसिव फ्रंट पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं प्रदीप जी, उसका क्या? प्रोग्रेसिव फ्रंट पार्टी के कुछ लड़कों को जानता हूं मैं सर, उनसे बातचीत हुई तो वहां भी सब लोग यही सोच रहे हैं कि इस नरेश शर्मा को किसने टपका दिया। सर, नरेश के क्रियाक्रम में तकरीबन 700-800 लोग थे। दबी दबी बदले वाली नारेबाजी भी हो रही थी। जन जागृति पार्टी वालों ने कल बंद का ऐलान किया है। उन्हें जो करना है वो करे, हम तैयार रहेंगे। ओमकार, एक काम करो, शंकर मार्ग के आसपास जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिन जिन के पास सीसीटीवी कैमरास हैं, उनसे फुटेज निकलवाओ। हमला करने वाले या वालों की कोई ना कोई मूवमेंट हमें जरूर मिलेगी, और उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है या फिर कुछ और। एसपी साहब, प्रोग्रेसिव फ्रंट वाले एक भी बंदे को तो आप लोगों ने गिरफ्तार किया नहीं अब तक, और हम तो शांति की उम्मीद करते हैं। प्रदीप जी, अगर शांति नहीं रहेगी तो हम अपना काम कैसे करेंगे? आपका काम है सीधे सीधे जाना और रमाकांत दीक्षित को गिरफ्तार करना, वही तो किंगपिन है। आप लोग उसके मोहरों की तलाश में लगे हैं। रमाकांत दीक्षित को तो छुओगे भी नहीं आप लोग। देखिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी इसके पीछे है हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। एसपी साहब, यदि आप हमें न्याय नहीं दिला सकते तो हम न्याय छीन कर लेंगे। आर या पार होगा इस बार। एसपी साहब, बिना किसी ठोस सबूत के अगर आपने किसी भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो होगा उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, महज क्वेश्चनिंग हो रही है। तो सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की क्वेश्चनिंग क्यों हो रही है? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, एक तो ये नरेश शर्मा हमारे लिए बहुत ही मामूली था, और दूसरी बात, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रदीप अपने भी आदमी तो मरवा सकता है ना। हम संभावना को टटोल रहे हैं दीक्षित जी। तो जब तक सारी संभावनाएं टटोली न जाए, आप मेरे किसी आदमी को छुएंगे नहीं। आप मेहरबानी करके हम पर इस तरह की शर्तें न डालें।
हम कोई शर्तें नहीं डाल रहे हैं एसपी साहब, सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं कि हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव फ्रंट एक शांति पसंद पार्टी है। अगर इस हत्या का बेबुनियाद आरोप हम पर लगाया जाएगा तो ये न इस शहर के लिए अच्छा होगा और न ही आप लोगों के लिए। माँ, पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं इससे साल ही रिटायर हुआ, प्राइवेट कंपनी थी। नरेश 4 साल से ट्रैवल कंपनी में जॉब कर रहा था। नरेश की पहले से ही पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी, हमें पता था वो जन जागृति पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। पर सच कहता हूं, इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस हद तक इन्वॉल्व है इन सब में। इस बारे में नरेश हमसे कभी कुछ बात नहीं करता था। अच्छा, क्या नरेश का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था या किसी ने उसे कोई धमकी दी थी? क्या उसने आप लोगों को ऐसा कुछ कहा था कभी? क्योंकि उसके फोन रिकॉर्ड से तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। नरेश ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया था और ना ही हमने ऐसा कुछ देखा था या सुना था। 7 तारीख की सुबह जब वो अपने वॉक के लिए निकला, तब क्या सब कुछ नॉर्मल था या आप लोगों ने कुछ अजीब देखा या महसूस किया? सब कुछ नॉर्मल था, हमेशा की तरह। मैथ्स पढ़ाती हूँ 2nd से 5th स्टैंडर्ड तक। मुझे कोई आइडिया नहीं है सर भैया को कहाँ से और किससे खतरा था। हाँ, वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, लेकिन मेरे से और माँ पापा से इस टॉपिक पर कुछ खास डिस्कस नहीं करते थे। अर्पिता, तुम्हारे नरेश भैया जिस पार्टी से जुड़े थे, जन जागृति पार्टी, वो पार्टी उनकी ऑपोजिट पार्टी प्रोग्रेसिव फ्रंट पर आरोप लगा रही है। और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव फ्रंट वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हारे नरेश भैया को उसी की पार्टी ने मोहरा बनाकर मरवा दिया होगा ताकि वो प्रोग्रेसिव फ्रंट पर आरोप लगा सके। सर, नरेश भैया बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। उनके काम की सब तारीफ करते थे। ऐसा आदमी किसी के हाथ का मोहरा बनेगा, इस पर मुझे यकीन नहीं होता सर। सर, नरेश शर्मा की फैमिली के साथ बात करने के अलावा हम इस केस में 1 इंच आगे नहीं बढ़े हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदीप सिंह और रमाकांत दीक्षित। सर, हर रोज दोनों पार्टी के बाहुबली धमक जाते हैं और अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर एक नई सस्पेक्ट लिस्ट थमा जाते हैं। और उनकी तसल्ली के लिए अगर हम 2-4 लोगों की क्वेश्चनिंग कर भी लेते हैं सर, तो भी 0 इन्फॉर्मेशन निकलती है। क्या आप लोग क्लियर है कि ये एक पॉलिटिकल किलिंग नहीं है? सर, हम दावे के साथ तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हम इस इन्वेस्टिगेशन में डीप नहीं जाते, और हम तब तक डीप नहीं जा सकते जब तक हम पर यह पॉलिटिकल प्रेशर बना रहेगा। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है तुम्हारा? सर, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस मर्डर के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल वैंगल नहीं है और हम दूसरे एंगल्स प्रोब कर रहे हैं। नो अतुल, नो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं। हो सकता है मामला और भड़क जाए और बैठे बैठे कम्युनल प्रॉब्लम सर पर आ जाए। हमें इस मामले की तह तक जाने के लिए इस पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो हम उनके कहने पर इसी तरह गोल गोल नाचते रहेंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। 2 टीम्स एक ही केस पर काम करेंगी, ये सही रहेगा सर। अबे तुम और ओमकार एक साथ मिलकर इस केस के सारे एंगल्स को अच्छी तरह एक्सप्लोर करोगे। जी सर। चूंकि तुम प्रदीप सिंह और रमाकांत दीक्षित के साथ डील करते आए हो, तुम उन्हें एंगेज करते रहो और देखो पॉलिटिकली कोई रिमोट सा भी एंगल बनता है या नहीं। ओके सर। इस तरह हम शहर में टेंशन को भी काबू में रखेंगे और केस में भी आगे बढ़ते रहेंगे। जिसने भी नरेश शर्मा को मार डाला है, उस अटैकर को ट्रैक डाउन करके ही दम लेंगे। ऑलराइट सर। सर, शंकर मार्ग के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए हैं और उन्हें स्कैन भी किया है, लेकिन सर किसी में भी शक करने जैसा कुछ दिखा नहीं है। जब तक कोई सस्पेक्ट ना हो या फिर हिंट ना हो तो शक करें भी किस पर? एग्जैक्टली सर। चलो मान लेते हैं पॉलिटिकल नहीं तो फिर क्या, पर्सनल? फैमिली से बात की हमने सर, लेकिन ऐसा कुछ मिला तो नहीं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या ऐसा ही कुछ? भाई भाई के साथ कोई झगड़ा? भाई तो है नहीं उसका सर, एक छोटी बहन है अर्पिता, स्कूल टीचर है। माँ बाप सीधे साधे लोग लगते हैं और उन्हें इस नरेश की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। कि नरेश फुल टाइम पॉलिटिक्स करता था? नो सर, पार्ट टाइम। फुल टाइम जॉब थी इसकी, firsttrip.com ट्रेवल वेबसाइट का PR मैनेजर था। हम ट्रेवल वेबसाइट से शुरू करेंगे। फैमिली के हर मेंबर की बैकग्राउंड चेक करो।
शर्मा फैमिली के पड़ोसियों से, नरेश की बहन अर्पिता के स्कूल से जानकारी इकट्ठा करो। हर जगह अपने बंदे लगा दो। क्रेक डालो वो सारी बातें जो शर्मा फैमिली अपनी जुबान से कभी नहीं बताएगी। अतुल साहब, ये दूसरी बार लिस्ट दे रहा हूं आपको। पहली बार जब लिस्ट दी थी तब से लेकर अभी तक आपने कोई गिरफ्तारी नहीं की। हम एक एक से पूछताछ कर रहे हैं प्रदीप जी। यदि आपको लगता है कि रमाकांत दीक्षित की पहुंच बहुत ऊपर तक है तो ये समझने की भूल मत करिएगा कि हमारी नहीं है। राजधानी के कुछ धागे हमने अपनी भी मुट्ठी में रखे हैं। शहर बंद करने से यदि काम नहीं चलेगा तो हम धरना देंगे, तो धरना से भी काम नहीं चला तो हम आमरण अनशन तक के लिए तैयार हैं। उसकी नौबत नहीं आएगी प्रदीप जी। सर, हमने तो जब से नरेश के बारे में सुना है तब से टोटल शॉक में है सर। संजीव, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि नरेश को किसी से धमकी मिल रही थी? उसे खतरा था किसी से? नरेश अपनी बातें शेयर करता था तुम्हारे साथ कुछ? नहीं सर, फ्रैंकली बताओ तो ऑनलाइन ही हमें नरेश का पॉलिटिकल साइड दिखाई देता था, क्योंकि उसके ज्यादातर पोस्ट पॉलिटिकली होते थे। लेकिन संजीव, ये मर्डर साइबर स्पेस में नहीं, दिन दहाड़े हुआ है, मॉर्निंग वॉक के रास्ते पर, रियल लाइफ में, ऑफलाइन। नरेश अपनी प्राइवेट लाइफ काफी प्राइवेट रखता था। इनफैक्ट हमें तो अभी जाकर पता चला कि वो ये पॉलिटिकल रैलीज वगैरह में पर्सनली जाता था। लेकिन एक बात नोटिस की थी मैंने सर, पिछले कुछ 2-3 महीनों से वो थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता था। किस बात को लेकर? ए लक्ष्मी, इतने सालों से तू नरेश के यहाँ साफ सफाई कर रही है और तुझे उनके घर के अंदर की गंध नहीं मालूम? मैं हमेशा अपने काम से काम रखती हूँ। बाप देवेंद्र और बेटे नरेश के बीच कोई अनबन? नहीं। माँ बेटे के बीच कुछ ना। भाई बहन के बीच ना। हाँ, लेकिन बहन अर्पिता और उसके पति के बीच अनबन थी। तो ये नरेश की बहन अर्पिता शादीशुदा है? थी, अभी अलग हो गई है। अभी ये नाम वाम मत पूछना मुझसे, ये मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उसे कभी देखा तक नहीं। सर, मैंने बोला ना, नरेश बड़ा ही प्राइवेट किस्म का आदमी था। ऑफिस में कोई लड़की वड़की का चक्कर? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो ऑफिस में किसी न किसी को तो पता चल ही जाता। नरेश को तुमने कभी पूछा नहीं कि किस बात को लेकर वो परेशान है? पूछा था सर। क्या बात है नरेश, कुछ परेशानी है? नहीं तो कुछ दिनों से चुप है। यार, आदमी थोड़ा कम बात करे तो कोई प्रॉब्लम होनी जरूरी है क्या? कुछ भी यार संजीव। सर, नरेश तब कुछ ऐसे पेश आया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कुछ बात जरूर थी जो वो बताना नहीं चाहता था। टेंशन? कैसा टेंशन? श्याम, तेरे से कुछ बोला था नरेश ने? नहीं प्रदीप जी, मुझसे कुछ नहीं। आप लोगों को कुछ ऐसा पता चला है जो अभी तक मैं नहीं जानता? मतलब रमाकांत के गुंडों ने कोई जानवर लेने की धमकी दी थी क्या? जी नहीं, हमने नरेश का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया था। वो काफी पॉलिटिकल पोस्ट शेयर करता था, लेकिन कमेंट्स में हमने ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं पढ़ी। लेकिन हमारे सुनने में आया है कि नरेश किसी बात को लेकर तो परेशान था, तो इसीलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या नरेश ने कभी आपसे ऐसी कोई बात कही थी? अगर उसने बताया होता तो उसकी परेशानी जरूर दूर करता। मसला कैसा भी होता वहीं का वहीं हैंडल होता। नरेश का किसी लड़की से चक्कर होता तो वो सबसे पहले हमें बताता। नरेश हर रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता था, सेम टाइम? जी हाँ, उसी टाइम पे सालों से वो कभी नहीं छोड़ता। ठंड हो या बारिश, नरेश वॉक पे जाता ही जाता था। नरेश भैया की गर्लफ्रेंड? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो सबसे पहले घर पे बताते। तो फिर नरेश किस बात को लेकर डिस्टर्ब रहा होगा? वही तो मैं भी सोच रही हूँ सर। अर्पिता, क्या नरेश को तुम्हारा और तुम्हारे पति धीरज का डिवोर्स खटक रहा था? मेरा डाइवोर्स भैया को खटक रहा था, पर क्यों? ये जगतपुर थाने में एक पुलिस कंप्लेंट है 2014 की। खैर, अब तो फाइल क्लोज्ड है, पर उन दिनों तुमने अपने पति धीरज नागपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके बाद तुमने अपने पति धीरज से डिवोर्स फाइल किया। हाँ सर, मुझे मालूम है मैंने डाइवोर्स कब फाइल किया और क्यों, लेकिन ये 2 साल पुरानी बात है ना, और 2 साल पुरानी बात को लेके भैया अभी क्यों परेशान होते? आपको क्या लगता है, क्या धीरज ने 2 साल पहले की बात के लिए नरेश पर हमला करवाया होगा? पुलिस कह रही है नरेश एक अरसे से डिस्टर्ब था। कहीं नरेश से दोबारा उस धीरज से झगड़ा तो नहीं कर लिया था? 2 साल मेंटली टॉर्चर किया मेरी बहन को, उस पर हाथ उठाया तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई धीरज? आवाज नहीं थी नरेश, ये घर है मेरा, तेरी पार्टी की रैली नहीं है। तो तेरी बहन को ना हर बात बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत है। एक काम कर, अपने साथ साथ पॉलिटिक्स में ज्वाइन करवा ले उसे। अगर अर्पिता अपने पति और ससुराल वालों के साथ नहीं बना पाती तो इसका यह मतलब नहीं
कि आप बेमतलब उन पर कीचड़ उछालो। देखिए देवेंद्र जी, शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं और 2 साल का अरसा क्या होता है? अरे उतार चढ़ाव तो अभी शुरू हुए हैं। और देखिए आपकी बेटी अर्पिता को भी जरा समझदारी से काम लेना चाहिए। सुबोध जी, नरेश और मैंने एक एक पाई जुटाकर आपकी सारी डिमांड पूरी की थी शादी में। जो हमसे बन पाया वो हमने अर्पिता और आपको दिया। अब कार खरीदने के लिए आप लोग पैसों की मांग कर रहे हैं, ये कहां की समझदारी हुई? 2 साल तुम लोगों ने छला है मेरी बहन को। अगर अर्पिता ने मुझे तभी बता दिया होता ना तो सब कुछ तभी के तभी सेटल कर देता मैं। अच्छा, कैसे करता सेटल? रोकड़ा रखता हमारे सामने? नहीं, बीच बाजार में तुम सबकी नाक रगड़ करना 2 चमाट लगाता मैं। दहेज ये लफ्ज तेरे मुंह पर भी नहीं आता कभी। जिस आसमान में तो उड़ रहा है ना पॉलिटिक्स के, वो हमारे सामने मत दिखा। तू 2 लगाता ना, बदले में 4 देता मैं भी तुझे। अरे चुप कर नामर्द साले, कायर डरपोक। मुझसे डायरेक्ट आंख मिलाकर भीख मांगने की हिम्मत नहीं हुई तेरी, तो मेरी बहन पर हाथ उठाया। बस भी करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। या तो हम समझौता कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, या आपकी बेटी पूरी जिंदगी बड़ी तकलीफ में रहने वाली है। तकलीफ में तो वो यहां 2 साल से थी सुबोध जी, आपके घर में। आप घर के पड़े हैं, आपके सामने मेरी बेटी आपके बेटे के हाथों पिटती रही और आपने उसे रोका नहीं। अर्पिता इस हद तक परेशान हो गई है ना कि वो आपके घर में एक कदम भी नहीं रखना चाहती। बस अब हमें कोई समझौता नहीं करना है। देखिए ससुर जी, मैं कोई पहला आदमी नहीं हूं बिरादरी में जिसका गुस्से में हाथ उठ गया हो, लेकिन अब आपकी बेटी अहंकार दिखा रही है मुझे। मेरी बहन खुद की इज्जत करने लगी तो तुझे अहंकार लगता है। अब तुम मेरा अहंकार देख, क्या हश्र करता हूं मैं तुम सबका। पुलिस ने मुझसे भी यही बात पूछी थी पापा। पर क्यों अर्पिता? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं सर, मैं नरेश को 1 महीने पहले ही मिला था, तब तो उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया था। हेमंत, तुम नरेश के बचपन के दोस्त हो? हाँ सर, ऐसा नहीं था कि हम लोग रोज मिलते थे। नरेश अपनी जॉब में बिजी, मैं अपनी में। लेकिन उसे इस तरह की कोई भी तकलीफ होती तो वो मुझे जरूर बताता। नरेश का एक्स बनोई धीरज नागपाल, उसका क्या कराया हो सकता है ये सब? धीरज और नरेश का झगड़ा भी हुआ था। नरेश ने धमकियां भी दी थी धीरज को। बोल नहीं सकते सर, लेकिन हाँ, नरेश को जबरदस्त गुस्सा आया था जब धीरज ने अर्पिता के ऊपर हाथ उठाया था। लेकिन दूसरी तरफ नरेश को अपनी बहन अर्पिता की शादी टूटने का दुख भी था। वो चाहता था कि डाइवोर्स ना हो। नरेश किस तरह का आदमी था? कोई गर्लफ्रेंड नहीं, हमने सुना है काफी डिसिप्लिन था। हाँ सर, नरेश काफी डिसिप्लिन था, ट्रेडिशनल। उसकी विचारधारा ही ऐसी थी। क्या विचारधारा थी नरेश की? सब कुछ कायदे से होना चाहिए। नरेश के लिए उसकी सोच, उसकी सिद्धांत, उसकी विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये सब बातें हमेशा टॉप पर आती थी। उग्र था अपनी विचारधारा को लेकर। करेक्ट सर, उग्र और सख्त भी। टाइम पर उठो, टाइम पर ही सारे काम करो, समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही चलो। नरेश के फादर देवेंद्र जी भी इसी विचारधारा को मानते हैं? नरेश के पापा तो नरेश से काफी ज्यादा मॉडर्न है, चीजों को लेकर फ्लेक्सिबल है, लेकिन नरेश बिल्कुल भी नहीं। नरेश की इस उग्र विचारधारा से किसे नुकसान हो रहा था? क्या मतलब सर? मतलब ये हेमंत कि हमने पॉलिटिक्स में जमीन आसमान छान मारा। सोशल मीडिया पर नरेश की पोस्टिंग, उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ जो डिबेट्स होते थे उनमें, हर जगह वो अपनी उग्र विचारधारा के साथ कायम था। लेकिन सर, उसने ऐसा कुछ भी तो नहीं लिखा था कि जिससे मर्डर हो जाए। वही तो, पॉलिटिक्स से परे उसकी उग्र विचारधारा से किस कदम उठ रहा था? काश मैं आपको बता पाता सर। तो 1 साल पहले मिला था अर्पिता से कोर्ट में, जब डिवोर्स केस फाइल हुआ था तब से नहीं मिला हूं, और तभी से ना अर्पिता ना उसकी फैमिली में से किसी से बात हुई है। तो फिर हत्यारे को क्यों भेजा? नरेश को मारने के लिए? अर्पिता से बदला लेने के लिए? क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये सब बकवास है। वैसे हमने ज्यादा बारीकी में ध्यान नहीं दिया, पर हमने नरेश के पूरे परिवार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और उनमें से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। इस नरेश के बारे में कुछ है अतुल? नरेश के हर करीबी का कहना है कि नरेश बेहद प्राइवेट किस्म का आदमी था। कुछ परेशानी थी उसे, पर क्या परेशानी थी किसी को नहीं पता। मेरे कारण डिस्टर्ब था नरेश। सर इसमें लॉजिक क्या है? 2 साल हुए अर्पिता से अलग हुए, डाइवोर्स भी आजकल में आ जाएगा, यही तो चाहता था नरेश। पर धीरज, तुम शायद बदला चाहते थे। उस जिल्लत का जो तुमने भुगती थी नरेश की धमकियों की वजह से। इतनी पुरानी बात, वो तो कब का खत्म हो चुका था। अर्पिता ने तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया, क्यों? सर मैंने ही अर्पिता से रिक्वेस्ट की थी कि ये केस वापस ले ले, क्योंकि ये केस जितना नुकसान मुझे पहुंचा सकता था उतना ही अर्पिता को भी। मुझे बेरहमी से पीटते वक्त डर नहीं लगा धीरज, दहेज मांगते वक्त तब भी डर नहीं लगा। अब तुम्हें डर लग रहा है जेल जाने से। शायद ना जाऊं जेल,
बेल हो और फिर हम सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। अर्पिता, मेरी जॉब में प्रॉब्लम होगी और तुम्हें भी बार बार कोर्ट जाने में खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हारे घर में भी मुझे कोई खास खुशी महसूस नहीं होती थी जब तुम सब मिलकर मेरा खून पीते थे। मैं सबकी तरफ से और खासकर मेरी तरफ से हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज ये केस वापस ले लो। डाइवोर्स के जो भी टर्म्स होंगे मैं बिना पढ़े कबूल कर लूंगा। प्लीज तुम ये केस वापस ले लो। कोर्ट जाने में किसी का फायदा नहीं है। अर्पिता तो केस वापस लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, तो नरेश ने अर्पिता को समझाया, तब जाके अर्पिता ने केस विड्रॉ किया। और तो और सर, डाइवोर्स पेपर साइन होने से पहले तकरीबन 1 साल तक नरेश ने हम दोनों के बीच पैचअप करवाने की भी कोशिश की थी। जलील करने और उन मारने की धमकियां देने के बाद सर वो सब बातें गर्मा गर्मी में की गई थी जो बाद में भुला दी गई थी। इनफैक्ट डाइवोर्स पेपर साइन करने के बाद मैंने खुद नरेश को कॉल किया था। जो ये सब कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी और उसकी कोशिशों के लिए मैंने उसे थैंक यू भी कहा था। ये सब हो जाने के बाद मैं क्या मारूंगा उसे सर, और क्यों मारूंगा? भाई बहन के बीच कोई प्रॉपर्टी का मसला, नरेश की उग्र विचारधारा, या फिर सर फादर देवेंद्र का कोई मसला हो? या शायद ये वाकई में पॉलिटिकल किलिंग है। रमाकांत दीक्षित की थ्योरी कि प्रदीप सिंह ने खुद अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नरेश को मरवा दिया ताकि प्रोग्रेसिव फ्रंट और रमाकांत दीक्षित पर ब्लेम आ जाए। ये दोनों पार्टियां, इनकी दुश्मनी बरसों की है। इनकी विचारधाराएं आपस में भिड़ती आई है और इनके कार्यकर्ता भी। खून पहले भी बह चुका है। अर्पिता जी, आपके फादर देवेंद्र जी की कोई प्रॉपर्टी, कोई पुश्तैनी जायदाद जिसे लेकर आपके और आपके भाई नरेश के बीच कोई अनबन थी? पर्सनल फ्रंट पर प्रॉपर्टी का एंगल टटोला गया। अर्पिता से पूछताछ की। अच्छा देवेंद्र जी, आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों और साथ ही पिता देवेंद्र और मां सुजाता की भी क्वेश्चनिंग हुई, इस उम्मीद से कि कम से कम कोई एक ऐसी लीड देगा जो पर्सनल एंगल थ्योरी का सुराग बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम हर मुमकिन एंगल टटोल रहे हैं, पर वह यह भी हो सकता है कि ये बंदा नरेश मॉर्निंग वॉक पर निकला, कोई चोरी या मोलेस्टेशन या ऐसा ही कुछ हो रहा था। इसने ऑब्जेक्शन किया, उसे रोकने की कोशिश की और गर्मा गर्मी में मर्डर हो गया। हो सकता है सर, हाल ही में एक रिक्शे वाले को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने किसी को पब्लिक में टॉयलेट करने से रोका था। वो भी हो सकता है। और जहां तक हमें पता चला है, नरेश अग्रेसिव टाइप का था। और हमें क्राइम सीन पे से जो पत्थर मिला है उसका क्या, जिससे नरेश को बार बार मारा गया? शायद वो पत्थर अटैकर ने यहीं रास्ते से उठाया। लेकिन नरेश को तो डंडे से भी पीटा गया था। डेफिनेटली एक से ज्यादा लोग रहे होंगे। नरेश शर्मा मर्डर केस अब एक ऐसा अटैक का केस लगने लगा जो शायद रास्ते पर इत्तेफाक से किसी झड़प के कारण हुआ हो। ये हमलावर कौन थे, इसका राज इन्वेस्टिगेशन के पूरे 1 महीने बाद भी बना रहा। मॉर्निंग वॉकर से दोबारा से बात की गई, बार बार क्वेश्चनिंग हुई, साथ ही आसपास की सारी एस्टेब्लिशमेंट्स में भी क्वेश्चनिंग हुई, इस उम्मीद से कि कोई तो आगे आकर एक छोटा सा सुराग दे दे। अब पॉलिटिकल मर्डर होने की संभावना दोबारा से मजबूत लगने लगी, पर कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था जो किसी मास्टरमाइंड की तरफ इशारा कर सके। सर, फिलहाल दोनों पार्टीज अलग मसलों में बिजी हैं, टेंशन कम है शहर में, लेकिन केस वहीं 0 लेवल पर ही है। सर, हमें लगता है कि यह वाकई एक रैंडम सा अटैक था और हमलावरों की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें किसी ने देखा नहीं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन उन हमलावरों को अरेस्ट करना बेहद जरूरी है ऑफिसर्स, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की चिंगारी कभी बुझती नहीं है। पता नहीं कब पलटवार प्लान करेंगे ये जन जागृति पार्टी वाले। सर, वैसे तो हर पर्सनल एंगल को टटोला गया है, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। कत्ल के 2-3 महीने पहले से नरेश इतना परेशान क्यों था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को जवाब मालूम ना हो। कोई जानबूझकर बोल नहीं रहा है, और यही शायद तुम लोगों की नीड है। बेहद प्राइवेट किस्म का था ये आदमी नरेश शर्मा। इसकी लाइफ में बस 3 ही लोग थे, मां, बाप और छोटी बहन अर्पिता। क्या उन तीनों के रास्ते का कांटा बन गया था नरेश? क्या वो तीनों नरेश को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे? क्योंकि वो तीनों चुप है, राइट? ये खामोशी शायद कुछ कह रही है ऑफिसर्स। नरेश शर्मा के परिवार के तीनों सदस्यों को एक बार फिर रडार में लाया गया। उनकी हर मूवमेंट बारीकी से स्टडी की गई। इन तीनों का अलग अलग लोगों के साथ मिलने जुलने में से ही इस केस का पहला ब्रेक थ्रू सामने आया। सर,
सर ये नरेश के बारे में ओमकार ये कैसे छूट गया हमसे? जी मैं घर पर ही हूँ। अर्पिता जी हम चाहते हैं कि आप अभी इसी वक्त हमारे थाने आ जाएं। क्या है ये? पढ़ लीजिए। मतलब क्या है सबका? क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए अर्पिता जी। वो वॉक के लिए निकल चुका है। कौन वॉक के लिए निकल चुका है? वही जो कभी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करता, आपके नरेश भैया। जी नहीं। 7 जुलाई को 6:35 पर यह मैसेज आपने चैट ऐप से विक्रम प्रसाद को भेजा और हम जानते हैं ये विक्रम प्रसाद आपके स्कूल में एडमिन ऑफिसर है। हम और भी बहुत कुछ जानते हैं अर्पिता जी। सर नरेश शर्मा के मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि जब तक नरेश शर्मा जिंदा था तब तक ये विक्रम अर्पिता को कभी घर ड्रॉप करने आता नहीं था। अब आता है बिंदास, इसीलिए मुझे लगा कुछ होगा शायद। एक्चुअली सर अर्पिता के फोन रिकॉर्ड्स में विक्रम का नंबर दिखा तो था, लेकिन विक्रम का लिंक नरेश के मर्डर के साथ होगा तब ऐसा लगा नहीं था। हमने पहले आपके चैट ऐप के डिटेल्स निकलवाए नहीं थे। तो कहिए अर्पिता जी, क्या वजह थी कि आपने ये इंफॉर्मेशन अपने स्कूल के एडमिन ऑफिसर विक्रम प्रसाद के साथ शेयर की कि आपके नरेश भैया सुबह 6:35 को वॉक के लिए निकलने वाले हैं और उसके चंद मिनटों बाद ही आपके नरेश भैया पर जानलेवा हमला हुआ? सर विक्रम प्रसाद को अरेस्ट कर लिया हमने। सर विक्रम ने तो चुपचाप घुटने टेक दिए, लेकिन इसके छोटे भाई आशीष ने हल्की सी कोशिश की सुपरमैन बनने की, पर छोटी सी चेस के बाद वो भी हमारे हाथ में आ गया। देवेंद्र और सुजाता शर्मा को शौक लगा ये जानकर कि उनकी अपनी बेटी उनके बेटे की मौत का कारण है। एक बहन एक भाई के कत्ल के पीछे। नरेश शर्मा के मर्डर में दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था। धीरज ने वादा किया है अर्पिता, फिर कभी हाथ नहीं उठाएगा तुम पर। अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है वो। कितनी बार कहूं नरेश भैया, मुझे धीरज के साथ एक और सेकंड नहीं बिताना। डाइवोर्स के लिए फाइल कर रही हूं मैं। नरेश, इस मामले में मैं अर्पिता के साथ हूं। पापा 2 साल कम नहीं होते, पूरे 2 साल अर्पिता ने चू तक नहीं की। क्यों नहीं बताया हमें कि क्या चल रहा था वहां पर? बात तब के तब सही कर देते, बात यहां तक पहुंचती नहीं। तो क्या मैंने कोशिश नहीं की एडजस्ट करने की? अरे मैं नहीं चाहती थी कि अपना दुखड़ा लेके मायके आऊं। मेरी भी अपनी गरिमा है, इज्जत है, मैंने सहन किया। लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गया अपने घर आ गए। लेकिन आप सब पे बोझ नहीं बनूंगी मैं, अपने पैरों पे खड़ा होना है मुझे। अर्पिता सिर्फ पैरों पर खड़ा होना काफी नहीं होता, इस समाज में बिरादरी में सर उठाकर खड़ा होना पड़ता है। इस डिवोर्स के बाद ना तुम्हारे लिए वो आसान नहीं होगा। भैया वो मैं अपना देख लूंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उनके साथ डील कर लूंगी। ये जो तुमने स्कूल में जॉब पकड़ा है सिर्फ ये बात साबित करने के लिए ना कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो? हाँ और ना। हाँ इसलिए क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, इस घर में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। और ना इसलिए भैया क्योंकि मुझे आपको कुछ साबित वाबित नहीं करना है। मेरे लिए बस मेरी फ्रीडम, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी है। रिस्पेक्ट सबकी बनी रहेगी अर्पिता, अगर तुम धीरज के साथ सुलह कर लोगी। मैंने धीरज को डाइवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं भैया। पेपर्स हैं, फाड़े जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते अर्पिता। और खासकर तब जब धीरज सुधर गया है, माफी मांग रहा है तुमसे। अर्पिता समाज में शादी की ना अहमियत को समझो, अपने औरत होने के रोल को समझो। और तुम अपना घर बनाना चाहती हो या तोड़ना? भैया आप अपना लेक्चर या ज्ञान जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी की उन क्रांतिकारी औरतों को दीजिए, मुझे नहीं। उन्हें समझाइए औरतों का रोल वगैरह, लेकिन मेरे निजी मामलों से कोसों दूर रहिए। कोई विक्रम प्रसाद है, स्कूल में क्लरिकल पोजीशन पर जॉब करता है वो। कई बार अर्पिता और उसे मैंने साथ में देखा है। तो क्या हुआ बेटा? अर्पिता कुछ गलत नहीं कर रही है, उसकी निजी जिंदगी है। उसकी निजी जिंदगी है और हमारी कोई जिंदगी नहीं है। संस्कार वंस्कार कुछ नहीं है, इज्जत आबरू कोई मायने नहीं रखते। मां जिस तरह से होटल में बैठकर वो दोनों बात कर रहे थे ना, वीडियो बनानी चाहिए थी मुझे आप दोनों को दिखाने के लिए। मन तो कर रहा था कि वही 2 खींच के दो। हाँ मेरा और विक्रम का रिलेशन है। बेटा वो जूनियर क्लर्क है। मैं स्कूल टीचर हूं, मेरी अपनी डिग्निटी है। विक्रम की भी अपनी जॉब है, इसलिए उसकी भी अपनी इज्जत है। प्यार करता है वो मुझसे। धीरज अब भी तुम्हारा वेट कर रहा है अर्पिता।
भैया इतना प्यार आता है धीरज पे तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते उससे शादी? अर्पिता! भैया ये गर्मी आप सोशल मीडिया पर दिखाइए, मेरे सामने नहीं। जाकर डालिए कोई संस्कारी पोस्ट औरतों की पवित्रता पर, 2-4 लाइक्स भी मिल जाएंगे। वहां जाके लिखिए वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी की बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि रियल में तो आपका नेचर टोटल ऑपोजिट है। मैं जो भी हूं, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, तुम आज के बाद तुम विक्रम से कभी नहीं मिलोगी। देखो बेटा, अगर तुम धीरज के... सॉरी पापा, सॉरी मां, मुझे समझाने से पहले आप अपने बेटे को समझाइए। समझाइए कि ना इंटरफेयर किया करे मेरी लाइफ में, प्लीज। मैं तंग आ गई हूं रोज रोज की रोक टोक से। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए, प्लीज। नरेश भैया की शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। जब मेरी शादी धीरज के साथ फिक्स हो रही थी तब पापा चाहते थे कि मेरी मर्जी सबसे ऊपर हो। पापा चाहते थे कि मैं और धीरज मिले, अगर मुझे पसंद आए तो ही बात आगे बढ़े, लेकिन भैया से ये बर्दाश्त नहीं हो। बहुत हंगामा किया उन्होंने, कहा कि अर्पिता को मिलने की क्या जरूरत है, सब ठीक तो है, बस जल्दी से फिक्स कर दो। लेकिन जब मेरे और विक्रम के रिश्ते को तोड़ने पर तुल गए, कुछ टूट सा गया मेरे अंदर। बस बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मैं। तो इस मर्डर का प्लान 7 जुलाई से काफी पहले बना था? जी। एक बार और सोच लो अर्पिता, मर्डर रिस्की होगा। विक्रम, यही एक तरीका है भैया की दखल अंदाजी और उनकी दादागिरी से छुटकारा पाने का। वैसे एक बंदा है पेशेवर, मैंने बात की है उससे, काम तो कर देगा पर कॉस्टली होगा। कितना? 4 लाख रेट है उसका। 75,000 है मेरे पास, बाकी का मैं बाद में किश्तों में चुका दूंगी। और वैसे भी पापा शायद भैया के नाम के एफडीज मेरे नाम कर देंगे। मेरे पापा ने मुझे कभी इतना डोमिनेट नहीं किया जितना नरेश भैया ने। उनकी विचारधारा को हिला के रख देती थी मेरी आज़ादी। हमेशा मुझे ताना मारते रहते थे कि ये डाइवोर्स मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और जब मुझे विक्रम से प्यार हुआ, मैंने खुद उसे अपना लाइफ पार्टनर चुना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस विक्रम से तुम्हें सच में प्यार था या फिर अपने भैया को कुछ साबित करने के लिए ये सिर्फ एक मोहरा था? पता नहीं, शायद मोहरा था, शायद प्यार था। प्यार तो बिल्कुल नहीं था, और मोहरा तुम बनाई गई अर्पिता। इस विक्रम ने किसी पेशेवर से बात नहीं की थी तुम्हारे नरेश भैया को मारने के लिए, बल्कि इस विक्रम ने, इसके छोटे भाई आशीष ने मिलकर मारा तुम्हारे नरेश भैया को। और जो पैसे तुमने दिए थे विक्रम को, वो पैसे ये एक फ्लैट में इन्वेस्ट करने जा रहा था। कसम से बोल रहा हूं सर, कोई सुपारी किलर नहीं था। मैंने और आशीष ने मिलकर ही अर्पिता के भाई नरेश को मारा था। हे आशीष, बोलना। अर्पिता तुम्हारे साथ रहने के लिए अपने भाई को मरवाना चाहती थी और तुमने उसी को धोखा दिया। मुझे नहीं लगता अर्पिता सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए अपने भाई को मरवाना चाहती थी। हाँ, वो अपने आप को अपने भाई की रोक टोक से फ्री करना चाहती थी, और मुझे मौका मिला थोड़े पैसे बनाने का। यह कहना था विक्रम का कि वो भी सीरियस नहीं था तुम्हारे लिए। और तुम्हें ऐतराज ना हो तो एक सवाल पूछूं। तुम एक बुरी शादी से बाहर निकली, सही किया, अपने पैरों पर खड़ी हुई, बहुत सही किया। फिर ये इतनी बेवकूफी वाला कदम क्यों उठा बैठी? अपने पिता का घर छोड़कर अपना खुद का नया घर बना सकती थी, विक्रम के साथ या फिर उसके बिना। घर बदलने से क्या रिश्ता बदलता सर? क्या गारंटी थी इसकी कि वो मेरे नए घर आके कोई रोक टोक नहीं करते? एक नंबर के दोगले आदमी थे वो सिग्नेचर कैंपेन्स, मोमबत्ती वाले मोर्चे, औरतों पर हुए जुल्मों पर आक्रोश, सिर्फ सोशल मीडिया और प्रेस के लिए थी ये सारी बातें। लेकिन असल जिंदगी में बहुत छोटे दिल
और बड़े ईगो वाले थे नरेश भैया। देवेंद्र जी, सुजाता जी, दोनों बहन भाई के बीच के मतभेद को लेकर आप दोनों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। हमें लगा हर घर की कहानी है, कहानी मोड़ लेगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने तो हमेशा दोनों को बराबर प्यार किया, कभी भेदभाव नहीं किया, उनकी जिद भी कबूल की, उनका गुस्सा भी कबूल किया। किसी को डोमिनेट करना, अपनी सोच और विचारधारा उस पर थोपना, एक समय के बाद डोमिनेट करने वाले पर ही भारी पड़ जाता है। किसी भी चीज को जबरदस्ती कहीं फिट करते वक्त एक संभावना पैदा होती है कि उसका एक विपरीत परिणाम होगा, फिर वो चाहे आमने सामने हो या फिर सोशल मीडिया जैसी गुमनाम नकाबपोश दुनिया में हो। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी राय या अनुभवों का मोहताज हो। जियो और जीने दो। हर किसी को खुद अपना रास्ता चुनने का हक है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।